साल 1993, लास वेगस। सोचिए, एक ऐसी डकैती होती है जो एफबीआई को सालों तक उलझाए रखती है। एक 21 साल की लड़की और एक शातिर क्रिमिनल दोनों मिलकर दिन दहाड़े $3 मिलियन से लदा एक आर्मर्ड ट्रक बस गायब कर देते हैं। और मजे की बात यह है कि एक गोली तक नहीं चलती। तो चलिए इस हैरान कर देने वाली कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर 3 टन का कैश से भरा हुआ एक आर्मर्ड ट्रक शहर के बीचों बीच से गायब कैसे हो गया? कोई सुराग नहीं, कोई गवाह नहीं, बिल्कुल हवा में, जैसे कोई जादू हो गया हो। लेकिन यह कोई जादू नहीं था, यह सच था। और बात किसी छोटी मोटी रकम की नहीं हो रही थी। ट्रक के अंदर पूरे $3.1 मिलियन थे। जरा सोचकर देखिए, उस जमाने में ये इतनी बड़ी रकम थी जो किसी की भी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती थी। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात पता है क्या थी? वो थी इस डकैती को अंजाम देने का तरीका। कितनी कितनी सफाई से ये काम किया गया था। लास वेगास के एक सबसे बिजी कैसीनो से बिना किसी मारपीट या गोलीबारी के ये किसी प्रोफेशनल का काम था जिसने इन्वेस्टिगेटर्स के दी होश उड़ा दिए थे। तो आखिर इस परफेक्ट क्राइम के पीछे था कौन? ये एक ऐसी जोड़ी थी जिसके बारे में सुनकर शायद विश्वास न हो। एक कवि और उसका मोहरा। एक तरफ 21 साल की एक लड़की और दूसरी तरफ 48 साल का एक शातिर अपराधी। देखते हैं कि कैसे इन दोनों की दुनिया एक दूसरे से टकराई। दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थी हेरा टॉलचिफ, बस 21 साल की, एक नर्सिंग असिस्टेंट जिसका बचपन बहुत मुश्किलों में गुजरा था और जो बस किसी अपनेपन की तलाश में थी। और दूसरी तरफ था 48 साल का रॉबर्टो सोलिस। कहने को तो एक पब्लिश्ड पोएट, लेकिन असल में एक सजायाफ्ता कातिल और लोगों को अपनी बातों में फंसाने का माहिर। हीदर की जिंदगी को समझना जरूरी है। वो शुरू से ही बहुत मुश्किल में थी। उसके माता पिता नशे के आदी थे। उसकी नौकरी ऐसी थी जहां वो हर रोज एड्स के युवा मरीजों को अपनी आंखों के सामने मरते देखती थी। ये सब देखकर वो इमोशनली टूट चुकी थी और जल्द ही खुद भी नशे की आदी हो गई और अपनी नौकरी भी गंवा बैठी। मतलब वो एक ऐसे मोड़ पर थी जहां उसे एक सहारे की सख्त जरूरत थी। और ठीक ऐसे ही एक कमजोर पल में उसकी जिंदगी ने एंट्री हुई सोलिस की। एक बार में उनकी पहली मुलाकात हुई और सोलिस ने उससे एक बहुत ही अजीब सवाल पूछा, क्या तुम शैतान में यकीन करती हो? ये सवाल उसके खतरनाक इरादों का पहला इशारा था, पर उस वक्त हीदर को वो एक दिलचस्प और रहस्यमय इंसान लगा। तो सोलिस ने हीदर पर पूरी तरह से कंट्रोल किया कैसे? उसने अजीबोगरीब रस्मों का, हिप्नोसिस टेप्स का इस्तेमाल किया और लगातार उसके दिमाग में ये बात डालता रहा कि ये डकैती नहीं है, ये तो एक बदला है, ये उसका हक है। धीरे धीरे उसने हीदर के अंदर से सही और गलत की समझ को ही मिटा दिया। चलिए अब देखते हैं कि ये जो नामुमकिन सी लगने वाली डकैती थी, उसे आखिर अंजाम कैसे दिया गया। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि एक बहुत ही बारीकी से बनाया गया प्लान था। प्लान सीधा था पर बहुत चालाकी भरा। स्टेप 1, हीदर ने उसी कैश कंपनी में ड्राइवर की नौकरी ले ली। स्टेप 2, वो रोज सोलिस को ट्रक के रूट की सारी जानकारी देती और सोलिस खुद जाकर उन रास्तों की रेकी करता। स्टेप 3, उन्होंने सर्कस कैसीनो को अपना टारगेट बनाया क्योंकि वहां गार्ड्स काफी देर तक अंदर रहते थे। बस यहीं उन्हें गायब होने के लिए 1 घंटे का पूरा मौका मिल गया। और आखिरी स्टेप, भागने के लिए एक गैराज और एक प्राइवेट जेट, सब कुछ पहले से तैयार था। डकैती तो कामयाब हो गई, लेकिन अब शुरू हुई असली दौड़, कानून से भागने की लंबी दौड़। कहानी का असली रोमांच तो यहीं से शुरू होता है, जब वो पूरी दुनिया की नजरों से बचकर एक नई जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं। और वो लोग इतनी तेजी से गायब हुए कि किसी को भनक तक नहीं लगी। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1 अक्टूबर की सुबह लास वेगास में डकैती और उसी शाम वो प्राइवेट जेट से डेनवर में थे। कुछ ही दिन बाद वो मियामी पहुंच गए और लगभग 8 महीने बाद वो देश छोड़कर एम्स्टर्डम जा चुके थे। एफबीआई उन्हें ढूंढती रही और वो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पहुंच गए। उन्होंने गायब होने के लिए हर तरीका अपनाया। हीदर ने एक बूढ़ी औरत का भेष बनाया, ग्रे वेग, नकली चश्मा और शक से बचने के लिए व्हीलचेयर का भी इस्तेमाल किया। कैश को अलग अलग डिब्बों में पैक करके शिप किया गया और भागने के लिए कार, प्राइवेट जेट, ट्रेन, सब कुछ इस्तेमाल किया, बिल्कुल किसी जासूसी फिल्म के सीन की तरह। लेकिन इस भागदौड़ की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने हीदर की पूरी सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक नई जिंदगी ने उसे दुनिया देखने का एक नया नजरिया दिया। ये बदलाव तब आया जब एम्स्टर्डम में उसके बेटे का जन्म हुआ। मां बनने के बाद हीदर की प्राथमिकताएं पूरी तरह बदल गईं।
अब सवाल सिर्फ खुद को बचाने का नहीं था, बल्कि अपने बेटे को एक अच्छा, एक सुरक्षित भविष्य देने का था। और फिर उसे एक कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा। जब सॉलिस एक दूसरी औरत के साथ वापस लौटा, तब हीदर को एहसास हुआ कि वो सॉलिस के लिए बस एक मोहरा थी, उसके अपराधों में इस्तेमाल होने वाला एक औजार। उसे लगा कि शायद सॉलिस ने उससे कभी प्यार किया ही नहीं था। सॉलिस के इस धोखे के बाद हीदर ने एक बहुत बड़ा और हिम्मत वाला फैसला लिया। उसने सॉलिस को छोड़ दिया और अकेले अपने बेटे की परवरिश करने का फैसला किया। उसने एम्स्टर्डम में एक नई, गुमनाम जिंदगी की शुरुआत की, जहां वो अपने बेटे को एक नॉर्मल बचपन देने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। अब कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है। पूरे 12 साल तक भागने के बाद हीदर ने इस चूहे बिल्ली के खेल को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला किया। 12 साल, ये एक बहुत लंबा वक्त होता है। हर दिन एक डर के साए में जीना, अपनी असली पहचान छिपाकर। हीदर अब इस झूठी जिंदगी से तंग आ चुकी थी और अपने किए की सजा भुगतने के लिए तैयार थी। इसलिए उसने एक अमेरिकी वकील से संपर्क साधा और उसके सरेंडर करने की सबसे बड़ी वजह उसका बेटा था। वो चाहती थी कि उसके बेटे को एक असली पहचान और अमेरिकी नागरिकता मिले, ताकि वो बिना किसी डर के एक सामान्य जिंदगी जी सके। और आखिर में नतीजा ये हुआ, हीदर ने 2005 में सरेंडर कर दिया, 5 साल की सजा काटी और आज वो आज़ाद है। लेकिन रोबर्टो सोलिस का क्या हुआ? वो गायब हो गया। आज भी वो FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है और उन पैसों का भी आज तक कोई अता पता नहीं है। तो ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर रोबर्टो सोलिस है कहाँ? क्या वो कभी पकड़ा जाएगा, या वो इतिहास के सबसे चालाक अपराधियों में से एक बनकर हमेशा के लिए एक रहस्य ही रह जाएगा?